मेरी प्यारी फैमिली को मिस्टर एक्स का सादर प्रणाम। साथियों, आज मैं जो स्टोरी आपके सामने लेकर आया हूं वो एक ऐसे शहर की स्टोरी है जो अपने देश का सबसे अमीर सिटी है और वहां पर जिंदगी चलती नहीं है बल्कि दौड़ती है। वो सबके सपनों का शहर है। जी हां, मैं बात कर रहा हूं बंबई की। हमारे देश के अधिकतर लोगों का सपना होता है कि वो बंबई में जाए, वहां की जिंदगी को अच्छे से जिए और वहां के महंगे महंगे आलीशान होटलों में लग्जरी लाइफ का आनंद उठाएं। लेकिन साथ ही उसके लिए चाहिए होता है बहुत सारा पैसा, जो मेरे और आप जैसे लोग अफोर्ड कर नहीं पाते। लेकिन फिर भी कुछ लोग वहां पर कुछ बनने की चाह में पहुंच ही जाते हैं। लेकिन फिर वहां पर शुरू होता है एक सबसे बड़ा स्ट्रगल। वहां पर जॉब तो हमें आसानी से मिल जाती है, लेकिन उस जॉब में इतना पैसा नहीं मिल पाता है कि हम एक अच्छी लाइफस्टाइल जी सके, बल्कि एक नॉर्मल सी लाइफस्टाइल जीने में भी लोगों के पसीने छूट जाते हैं और वहां पर रेट पर किराए का मकान मिलना बहुत ही मुश्किल होता है। तो आज जिस लड़की की ये स्टोरी है वो भी मुंबई में ही स्ट्रगल कर रही है, लेकिन रहने के लिए उसे एक सस्ता रूम नहीं मिल पा रहा है। उसके साथ वहां पर कुछ ऐसा होता है जिसकी उसको भी कतई उम्मीद नहीं थी। दरअसल उसे एक बहुत ही सस्ते में फ्लैट मिल जाता है। वैसे उसे चाहिए तो केवल 2 ही कमरे थे, लेकिन जिस प्रॉपर्टी ऑनर ने अपना घर रेंट पे डाला हुआ था वो कंप्लीटली 2 मंजिला इमारत को भी रेंट पर डाल के रखा हुआ था। अब यहाँ पर वो लड़की सस्ते के चक्कर में बहक जाती है और उस जगह पर रहने के लिए पहुंच जाती है, और उसके बाद जो होना शुरू होता है यहीं से उस लड़की की जान पर बन आती है। तो स्टोरी को शुरू करें उससे पहले जो भी साथी पहली बार चैनल पर आए हैं उनको बता दें कि हम यहाँ पर पैरानॉर्मल घटनाओं से जुड़ी हुई चर्चाएं करती है। अगर आप इसमें इंटरेस्टेड है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस फैमिली का हिस्सा बन जाइए। तो चलिए आज की स्टोरी को शुरू करते हैं। शनिवार की रात बरखा अपने काम से घर लौट रही थी। रास्ते में लौटते समय बरखा ऑटो में बैठे ठंडी हवाओं का आनंद ले रही थी, पर फिर अगले पल उसके माथे पर चिंता की लकीरें आ गईं, जिसे देखकर साफ पता लग रहा था जैसे कोई बात उसे परेशान कर रही थी। कुछ ही समय बाद वो ऑटो एक घर के आगे रुक जाता है। उस ऑटो वाले को पैसे देकर बरखा घर का दरवाजा खोलकर अंदर बढ़ जाती है। अंदर बढ़ते ही बरखा एक गहरी सांस लेते हुए थक कर सोफे पर बैठ जाती है। दिन भर की थकान के कारण बरखा की आंखें धीरे धीरे नींद से भारी होने लगी थीं, मगर तभी दरवाजे की डोरबेल की आवाज सुनकर बरखा एकदम से उठ खड़ी हो गई। बरखा ने जब आगे बढ़कर दरवाजा खोला तो उसके चेहरे पर वही चिंता के भाव आ गए, क्योंकि दरवाजे के बाहर सामने घर की मकान मालकिन खड़ी थी, जो काफी समय से बरखा को घर खाली करने के लिए कह रही थी। उस मकान मालकिन ने अंदर आते हुए कहा, मैं यहां तुम्हें सिर्फ यह याद दिलाने आई हूं कि 10 दिन के अंदर यह घर खाली कर देना। बरखा ने कहा, अच्छे से याद है मुझे, मगर 10 दिन बहुत कम है। कम से कम मुझे 20 दिन चाहिए घर खाली करने के लिए। इस पर मकान मालकिन ने कहा, 20 दिन बहुत है, मैं तुम्हें और दिन यहां रहने के लिए नहीं दे सकती, इसीलिए कहने आई हूं कि जल्द से जल्द इस घर को खाली कर देना। इतना कहकर वो मकान मालकिन वहां से चली गई, मगर बरखा के लिए मुश्किल बढ़ा गई। बरखा काफी दिनों से नए किराए के घर की तलाश में थी, मगर मुंबई जैसे बड़े शहर में सस्ते कीमत पर बरखा को रहने के लिए कोई भी घर नहीं मिल रहा था। तलाश करने पर भी उसे अपनी आमदनी से ज्यादा कीमत पर घर मिल रहे थे। एक तरफ काम का बोझ और दूसरी तरफ कम समय में घर खाली करने का दबाव। ऐसे हालात में बरखा अकेले ही इन झंझटों से जूझ रही थी। कोई भी उसकी मदद करने को तैयार नहीं था। उसके दोस्त यार सिर्फ नाम के ही दोस्त थे, जो मदद करने के लिए कह तो देते थे, पर मदद करने के नाम पर कोई न कोई बहाना मार देते थे। लेकिन बरखा की एक दोस्त थी जो उसके काम आ जाया करती थी। बरखा ने अपने उसी दोस्त को याद करते हुए उसे फोन लगाया। फोन के दूसरी तरफ से उसकी दोस्त सिमरन का जवाब आया, हेलो बरखा, आज बड़े दिनों बाद मुझे याद किया तूने। बरखा ने कहा, याद तो तुझे रोज करती हूं, बस तेरे लिए वक्त नहीं निकाल पाती। सिमरन ने कहा, चल इसी बात पर कल रविवार को मिलते हैं, क्या कहती है? बरखा ने कहा, हाँ मैं भी यही कहने वाली थी, पर एक काम के सिलसिले से तेरे से मुलाकात करनी थी।
सिमरन ने कहा, रविवार के दिन में भी काम? अब कौन सा काम है तुझे? बरखा ने कहा, नहीं यार, ये कोई नया काम नहीं है, बल्कि एक झंझट है। नए किराए का घर ढूंढने का झंझट। इतने दिनों से एक रेंट हाउस की तलाश में लगी हूं, पर अभी तक मेरी पसंद का और कम कीमत का एक भी घर मुझे नहीं दिखा। ऊपर से मकान मालकिन भी रोज यहां आकर घर खाली करने को बोलकर चली जाती है। अब तू ही बता, मैं क्या करूं? दिन भर घर ढूंढने में लगी रहूंगी तो ऑफिस का काम कैसे करूंगी? सिमरन ने कहा, मेरी नजर में फिलहाल ऐसा तो कोई घर नहीं है, पर हां, एक जरिया है जिससे तू घर बैठे रेंट हाउस के बारे में पता कर सकती है। बरखा ने कहा, कौन सा जरिया? सिमरन ने कहा, मैं तुझे व्हाट्सएप पर एक एप्लीकेशन का नाम भेजती हूं। उस एप्लीकेशन में बहुत सारे सही कीमत पर रेंट हाउस मिल रहे हैं। ये बहुत काम का है। मेरे एक दोस्त ने भी इसी एप्लीकेशन के जरिए एक अपार्टमेंट ढूंढा था और वो आज भी उसी अपार्टमेंट में रह रहा है। क्यों ना तू भी इसके जरिए अपने लिए एक रेंट हाउस का पता कर ले? यूं सड़कों पर भटकने से अच्छा है घर बैठे ही पता कर ले। बरखा ने कहा, वाह यार, मैंने तो ये सोचा ही नहीं था। चल ठीक है, ये भी ट्राई करके देख लेते हैं। कल रविवार के दिन सिमरन से मुलाकात करने के बाद बरखा फुर्सत की घड़ी में उस एप्लीकेशन को खोलकर रेंट हाउस की सर्च में जुट जाती है। उस एप्लीकेशन में रेंट हाउस और अपार्टमेंट्स के कई सारे तस्वीरें सामने नजर आ रहे थे। साथ ही उन घरों की तस्वीरों के नीचे जानकारी भी लिखी हुई थी, जैसे कि लोकेशन और उनकी कीमत, जिन्हें बरखा गौर से देख रही थी। मगर तभी बरखा की नजर एक तस्वीर पर जाकर रुक जाती है। वो तस्वीर एक खूबसूरत मकान की तस्वीर थी। उस तस्वीर में मकान की 2 मंजिलें थीं। मकान का बाहरी हिस्सा सुंदर और आकर्षित था और मकान के नीचे का हिस्सा प्रवेश करने के लिए एक बड़ा सा दरवाजा था, जिसके दोनों तरफ खिड़कियां बनी हुई थीं। वो मकान बाकी घरों से काफी सुंदर और अलग दिख रहा था। इस तरह के मकानों का किराया ज्यादातर 20,000 से कम नहीं होता है, लेकिन बरखा की आंखें हैरानी से फटी की फटी रह गई जब उसने तस्वीर के नीचे देखा कि उस मकान का किराया सिर्फ 7,000 का ही था, जो बरखा के लिए बहुत बड़ी राहत और हैरान कर देने वाली बात थी। बरखा ने सोचा, क्या सिर्फ 7,000 किराया, वो भी इतने बड़े मकान का? बरखा को अपनी आंखों पर यकीन ही नहीं हो रहा था, पर साथ ही उसकी नजर एक फोन नंबर पर पड़ी। यह नंबर विजय गुप्ता का था, जिसके नाम पर यह मकान था। उस नंबर को डायल करते हुए बरखा अपने फोन को कान पर लगाती है, लेकिन पहली बार नंबर डायल करने पर सामने से कोई जवाब नहीं मिलता। बरखा दोबारा से उस नंबर पर डायल करती है और दूसरी बार डायल करने पर 2-3 रिंग बजने के बाद फोन के दूसरी तरफ से एक जवाब आता है। हेलो, बरखा ने अपना परिचय देते हुए कहा। हेलो, मैं बरखा इसी शहर से बोल रही हूं। क्या ये विजय गुप्ता का नंबर है? सामने से विजय गुप्ता का जवाब आया। जी हां, मैं ही विजय गुप्ता बोल रहा हूं। बरखा ने कहा, देखिए, मुझे रहने के लिए एक किराए का घर चाहिए और अभी अभी एक एप्लीकेशन पर मैंने सूर्योदय विला की कुछ तस्वीरें देखी हैं जो मुझे बहुत ज्यादा पसंद आई हैं। मैं पूछना चाहती हूं, क्या ये सूर्योदय विला का मकान आप ही के नाम पर है? विजय ने कहा, जी, ये मकान मेरे नाम पर ही है और मैं इस मकान को किराए पर चढ़ाना चाहता हूं। मुझे भी आपकी तरह एक किराएदार की तलाश है। बरखा ने कहा, मैं जानना चाहती हूं आपसे, क्या सच में इस मकान का किराया सिर्फ 7,000 है? विजय ने कहा, जी, आपने सही सुना। यहां रहने के लिए आपको सिर्फ 7,000 किराया हर महीने देना पड़ेगा। मैंने इसकी यही कीमत रखी है। एक पल के लिए बरखा को अपने कानों पर जैसे यकीन ही नहीं हो रहा था, मगर कुछ भी तय करने से पहले बरखा एक बार ये घर अच्छे से देखना चाहती थी। फोन पर अपनी बात जारी करते हुए बरखा ने विजय से पूछा, चलिए, फिर मैं कल शाम को आपका घर देखने आती हूं। देखने के बाद ही मैं कुछ डिसाइड कर पाऊंगी। ये कहकर बरखा अपना फोन रख देती है, लेकिन बरखा की निगाहें अब भी उसी मकान की तस्वीरों पर टिकी हुई थीं। उन तस्वीरों को देखकर बरखा इसी सोच में पड़ गई कि आखिर कोई इतने खूबसूरत मकान को सिर्फ 7,000 के किराए पर क्यों चढ़ाना चाहेगा। पर अगले पल उसने सोचा, मुझे क्या, मुझे तो बस 2 कमरे के घर की तलाश थी और मुझे यहां कम कीमत पर एक किराए का बड़ा मकान मिल गया। इससे पहले
इस पर किसी और की नजर पड़े, मैं जल्द से जल्द इस मकान को अच्छी तरह देखकर फाइनल कर देती हूँ। बरखा ठीक वैसे ही करती है। अगली शाम ऑफिस से जल्दी छुट्टी लेकर बरखा उस मकान को देखने जाती है, पर उसे क्या पता था कि वो मकान एक खाली सुनसान इलाके में होगा। वहां आसपास कई मकान और घर नजर आ रहे थे, पर उन घरों और मकानों में कोई रहने वाला नहीं था, जो कि बहुत अजीब था। जब बरखा उस इलाके में पहुंचकर देखती है तो वो खुद को वहां अकेला पाती है, क्योंकि वहां कोई दूर दूर तक इंसान नजर नहीं आ रहा था। शाम भी ढल रही थी। ढलती सूरज की रोशनी भी अब धीरे धीरे कम होती जा रही थी। एक अजीब सी शांति थी वहां पर। जो मकान दिन की रोशनी में खूबसूरत और आकर्षित दिखता था, वही शाम में ढलते सूरज की हल्की रोशनी में यह मकान देखने में वीरान और डरावना लग रहा था। बरखा का मन अब वहां से जाने को हो रहा था, लेकिन विजय के आने का इंतजार करते हुए बरखा को कुछ और देर तक वहां रुकना पड़ रहा था। इतने में दूर से आती हुई एक काले रंग की गाड़ी बरखा के सामने आकर रुक जाती है। बरखा उस गाड़ी की तरफ ध्यान से देख रही होती है और दूसरे पल एक 50 साल का आदमी गाड़ी से बाहर निकलकर बरखा के पास आकर खड़ा हो जाता है। उस आदमी ने बरखा से हाथ मिलाते हुए कहा, मैं विजय गुप्ता, तुम्हें यहां इतने देर इंतजार कराने के लिए मैं माफी चाहूंगा। मैं ट्रैफिक में फंस गया था। चलो मैं तुम्हें अपना घर दिखाता हूं। ताले की चाबी से दरवाजा खोलकर बरखा और विजय दोनों मकान के अंदर बढ़ जाते हैं। अंदर की खूबसूरती देखकर बरखा की आंखें बड़ी हो जाती हैं। देखने पर यह मकान अंदर से काफी बड़ा और शानदार था। इस घर का फर्नीचर काफी बड़े और खूबसूरत थे। सफेद रंग की दीवारों पर कई सजावटें थीं और कई बेहद ही खूबसूरत पेंटिंग्स दीवारों पर सजी हुई थीं। कुछ पेंटिंग्स तो ऐसी थी जो बिना शब्द कहे ही बहुत कुछ बयान कर देती थीं। पूरा घर अच्छे से देख लेने के बाद बरखा के मन में कई सवाल चलने लगे थे। विजय गुप्ता ने कहा, तो बताइए क्या फैसला है आपका? आप कब से यहां रहने आ रही हैं? बरखा ने कहा, कुछ भी फैसला लेने से पहले मेरे मन में इस घर को लेकर कुछ सवाल हैं जो आपसे पूछने हैं। विजय गुप्ता ने कहा, मैं जानता हूं मुंबई जैसे बड़े शहर में किसी भी अनजान शख्स पर जल्दी भरोसा कर लेना इतना आसान नहीं है। इसीलिए तुम्हारे मन में जो भी शंकाएं या सवाल हैं वो पूछकर अपना शक दूर कर लो। बरखा ने कहा, रहने के लिए मैं तो बस 2 कमरों के किराए का घर ढूंढ रही थी, पर यहां तो मुझे रहने के लिए एक आलीशान मकान मिल रहा है, वो भी कम किराए पर। मैं आपसे जानना चाहती हूं कि ऐसी क्या मजबूरी या कारण था जो आपको इस बड़े से मकान को कम किराए पर चढ़ाना पड़ा। विजय गुप्ता ने अपना कारण बताते हुए कहा, दरअसल बहुत साल पहले मैं इस मकान में अपने परिवार के साथ यहां रहा करता था, मगर एक कार एक्सीडेंट की वजह से मैंने अपना परिवार खो दिया और सब कुछ बदल गया। इसके बाद से ये घर मुझे काटने को दौड़ता था। इस घर से जुड़ी यादें मुझे हर पल सताती रहती थीं। मैं एक रात भी उन लोगों की याद में ठीक से सो नहीं पाया था। तभी मैंने ये मकान छोड़ने का फैसला कर लिया और नए शहर में बस गया। तब से इतने सालों में ये मकान काफी पुराना हो चुका था। इतने सालों की धूल मिट्टी के कारण इस घर की दीवारें काली पड़ चुकी थीं। कुछ दीवारों में तो कई दरारें भी आ चुकी थीं। जब मैंने इस मकान का ये हाल देखा तो मुझसे रहा नहीं गया। कई मजदूरों को बुलवाकर इस घर की दीवारों पर पेंट कराया और साफ सफाई भी कराई गई। इस मकान में अकेले रहने की हिम्मत मुझ में नहीं थी, पर यह मकान मेरे परिवार की आखिरी निशानी थी। मैं ऐसे ही इसे खंडर बनने नहीं दे सकता था। बहुत सी यादें इस घर से आज भी जुड़ी हैं, इसीलिए मैं इन सारी यादों को आज भी ताज़ा रखना चाहता हूँ। सोचा अगर मैं यहाँ नहीं रह सकता तो क्यों ना कोई और यहाँ रहे जिनके पास रहने के लिए ठिकाना ना हो। इसीलिए मैंने कम कीमत इस मकान को किराए पर चढ़ा दिया। लेकिन बड़ी कीमत पर रहने के लिए कोई मान नहीं रहा था, तो सोचा छोटी कीमत पर ही सही, कम से कम यहाँ कोई तो रहने आएगा। बस एक यही कारण था मेरा। बरखा ने कहा, पर आप किसी भी व्यक्ति पर भरोसा करके उसे अपना ये मकान कम किराए पर कैसे सौंप सकते हैं? इस घर की जुड़ी यादें, उनकी निशानियां, ये सब कैसे सौंप सकते हैं? विजय गुप्ता ने कहा, इसमें भरोसा करने वाली क्या बात है? लोग यहाँ रहने के इरादे से आया करेंगे, ना कि लूटने के इरादे से आएंगे।
तुम्हारे इरादे तो वैसे हैं नहीं, और न तुम मेरे घर की चीजों का नुकसान करोगी। बरखा ने कहा, नुकसान तो नहीं करूंगी, पर इस्तेमाल तो करूंगी ना, जैसे कि सोफा, बेड और किचन। विजय गुप्ता ने कहा, उसकी परवाह तुम मत करो, तुम सिर्फ नीचे की मंजिल पर रहोगी। नीचे की मंजिल पर जो भी फर्नीचर है या जितने भी कमरे हैं, तुम्हें रहने की और इस्तेमाल करने की पूरी इजाजत होगी, पर ऊपर जाने की इजाजत तुम्हें नहीं दी जाएगी, क्योंकि ऊपर का दरवाजा मैंने सालों तक बंद रखा है, जिसकी चाबी आज भी मेरे पास है। विजय गुप्ता की बातों से सहमत होते हुए बरखा ने अगले सवाल में पूछा, वो सब तो ठीक है, पर यह इलाका इतना शांत और खाली क्यों है? यहाँ आसपास कई मकान बने हुए तो हैं, पर यहाँ कोई रहने वाले लोग मौजूद हैं ही नहीं। मैं इतने सुनसान इलाके में अकेले कैसे रहूंगी, वो भी इतने बड़े मकान में? चोरों का भी डर है यहाँ। बरखा का डर दूर करते हुए विजय गुप्ता ने कहा, लगता है तुम्हें शोर भरे इलाके में रहने की आदत है, क्योंकि मैं सालों से अपने परिवार के साथ इस शांत इलाके में रह चुका हूँ। यहाँ लोग शुरू से कम ही रहा करते थे, और जो लोग यहाँ रहा करते थे वो अपने काम से मतलब रखते थे, न किसी की रोक टोक, न किसी से नोक झोंक। तुम यहाँ आराम से रह सकती हो, बिना किसी फिक्र और डर के। बात रही चोरों की, तो यहाँ चोरों के आने की कोई संभावना नहीं है, और यहाँ हर रात चौकीदार अपना पहरा लगाकर रखते हैं, तो तुम्हें डरने की कोई जरूरत नहीं है। विजय गुप्ता की बातों पर गौर करते हुए बरखा इस पर सोच विचार करने लगी। भले ही वो मकान सुनसान इलाके में हो, पर कम से कम मोहल्ले वालों की नजरों और तानों से दूर रहूंगी। न तो कोई वहां मेरे पहनावे पर सवाल करने वाला होगा, और न ही इस मकान मालकिन की तरह रोक टोक करने वाला होगा। बड़े मकान के साथ साथ पूरी आजादी भी होगी वहां पर, और किराया भी ज्यादा देना नहीं पड़ेगा, तो ये मौका मैं क्यों गंवाऊं? यही सब सोचते हुए बरखा उस मकान में शिफ्ट होने का मन बना लेती है, और कुछ ही दिनों में बरखा उस मकान में शिफ्ट हो जाती है। विजय गुप्ता भी अपने मकान का पहला किराया लेकर वापस दूसरे शहर के लिए निकल जाता है। उस मकान में पहला दिन काफी अच्छा गुजरता है, लेकिन चंद दिनों के अंदर ही कुछ अजीब चीजें होनी शुरू हो गई थी। हर रात के समय में कमरों की बत्तियां अपने आप फ्लिकर करने लगती थीं। कभी कभी कमरे का दरवाजा अपने आप आवाज करते हुए बंद हो जाता था। ऑफिस के काम में व्यस्त रहने के कारण बरखा इन सब पर ज्यादा ध्यान नहीं दे पाती थी, पर आने वाले पलों में बरखा के साथ कुछ ऐसा होने वाला था जिससे वो अंदर तक हिल गई थी। उसने कभी नहीं सोचा होगा कि उसे ऐसा कुछ भी देखने को मिलेगा। सुबह का वक्त था। काम पर जाने के लिए बरखा आईने के सामने तैयार हो रही थी। आईने के सामने बरखा अपने बालों को समेट रही थी, मगर तभी उसे आईने में अपने पीछे कुछ ऐसा दिखा जिससे देखकर डर से उसकी सांसें एक पल के लिए थम गईं। आईने में उसे अपने पीछे किसी के पैर लटकते हुए नजर आ रहे थे, जैसे कोई पंखे से लटक रहा हो और आईने पर उसके पैर लटकते हुए दिख रहे हों। बरखा ने घबराते हुए जब पीछे मुड़कर ऊपर दीवार पर लगे पंखे की तरफ देखा तो वहां ऐसा कुछ नजर नहीं आ रहा था, पर जब बरखा ने वापस आईने की तरफ पलटकर देखा तो अब उसे कोई लटकते हुए पैर नजर नहीं आ रहे थे। उस एक पल में बरखा काफी घबरा गई थी। वो समझ नहीं पा रही थी कि जो उसने अभी अभी देखा क्या वो सच था या उसकी आंखों का कोई धोखा। लगता है काम के स्ट्रेस की वजह से मुझे वहम हुआ होगा। बरखा खुद को समझाते हुए यह सब सोच ही रही थी कि इतने में बरखा का फोन बज उठा। बरखा की नजर जब फोन की स्क्रीन पर गई तो उसके चेहरे पर एक हल्की सी मुस्कान आ गई, क्योंकि सिमरन उसे वीडियो कॉल कर रही थी। उस वीडियो कॉल को रिसीव करते हुए बरखा ने कहा, किधर थी तू इतने समय? मैं कब से तुझसे मिलना चाह रही थी, लेकिन तू तो एक बार ही मिलकर गायब हो गई और मुझे पूछा भी नहीं। बहुत गलत बात है, तेरी तो क्लास लेनी पड़ेगी। सिमरन ने कहा, सॉरी यार, किसी काम के सिलसिले से मुझे शहर से दूर जाना पड़ा, पर थोड़े दिनों में आकर तुझसे जरूर मिलूंगी। अच्छा ये बता, तू इस वक्त कहाँ खड़ी है? तेरे आसपास देखकर तो लग रहा है जैसे तुझे रहने के लिए नया किराए का घर मिल गया हो। काफी बड़ा घर लग रहा है। बरखा ने कहा, इसलिए तो तुझसे मिलना था। तू यकीन नहीं करेगी कि मुझे रहने के लिए कितना बड़ा मकान मिला है, वो भी कम किराए पर। बरखा की इस खबर से सिमरन थोड़ी हैरान हो गई,
लेकिन अगले ही पल वीडियो कॉल पर सिमरन को बरखा के पीछे से एक परछाई गुजरती हुई नजर आई। सिमरन ने कहा, इस वक्त तेरे घर पर कोई है क्या? बरखा ने जवाब दिया, नहीं तो। क्यों? सिमरन बोली, मैंने अभी अभी देखा तेरे पीछे से कोई गुजर कर गया था, पर मैं ठीक से देख नहीं पाई क्योंकि कोई बहुत तेजी से गुजरा था। सिमरन की इस बात पर बरखा ने पीछे मुड़कर देखा, पर उसे कोई नजर नहीं आया। बरखा ने कहा, तुझे शायद भ्रम हुआ होगा, चल मैं फोन रखती हूं, काम के लिए लेट हो रही हूं। इतना कहकर बरखा ऑफिस के लिए निकल जाती है। सिमरन भी कुछ देर के लिए सोच में पड़ गई कि आखिर बरखा को इतने कम किराए पर यह बड़ा मकान कैसे मिल गया। उसे अब बरखा के लिए एक खतरे की घंटी का आभास होने लगा था। वो अब जल्द से जल्द अपना जरूरी काम खत्म करके बरखा से मिलना चाह रही थी और उससे मिलकर उस घर के बारे में पता करना चाहती थी। रात के 11 बजे बरखा टैक्सी में बैठकर घर लौट आती है। आज उसे आने में काफी देर हो चुकी थी। वो टैक्सी उस सुनसान इलाके में मकान के सामने रुक जाती है। टैक्सी से बाहर निकलकर बरखा उस टैक्सी वाले को पैसे देने लगती है, लेकिन जब टैक्सी वाला बरखा से पैसे लेने लगता है तभी उसकी नजर मकान के ऊपर बालकनी पर चली जाती है। रात के अंधेरे में स्ट्रीट लाइट की हल्की रोशनी में उस टैक्सी वाले को बालकनी में कोई टहलता हुआ दिखाई दे रहा था, जिसका चेहरा अंधेरे के कारण नहीं दिख पा रहा था। बरखा से पैसे लेकर टैक्सी वाले ने एक सवाल करते हुए बरखा से पूछा, मैडम, एक सवाल पूछूं आपसे, इस बड़े से मकान में आप अकेली रहती हैं या कोई और आपके साथ रहता है? इस बात पर बरखा ने थोड़ा भड़कते हुए कहा, कोई और साथ रहता है से क्या मतलब है तुम्हारा? मैं यहां अकेली रहती हूं। टैक्सी वाले ने कहा, नहीं, वो दरअसल मैंने अभी अभी ऊपर बालकनी में किसी को टहलते हुए देखा था जो आपकी तरफ घूर रहा था, इसलिए मैंने पूछा आपसे। बरखा ने एक नजर उस बालकनी की तरफ देखा, मगर वहां अंधेरे में उसे कोई टहलता हुआ नजर नहीं आया। बरखा ने कहा, इस मकान में मैं नीचे की मंजिल पर अकेली रहती हूं। ऊपर का मंजिल सालों से बंद है, तो वहां ऊपर किसी का दिखना नामुमकिन है। इसलिए मुझे ऐसी बातों से डराना बंद करो और अपने पैसे लेकर यहां से चलते बनो। लेकिन वो टैक्सी वाला बरखा से एक बात कहकर चला गया, मैडम माफ कीजिएगा, पर यह घर देखने में सही नहीं लग रहा। हो सके तो कहीं और रह लीजिए, क्योंकि मैंने जो अभी देखा वो मेरी आंखों का धोखा नहीं था। उस टैक्सी वाले की यह कही हुई बात बरखा के दिमाग में घूमने लगी थी। क्या सच में इस मकान में मेरे अलावा भी यहां कोई और मौजूद है? कुछ ही इसी तरह के सवाल बरखा के दिमाग में घूम रहे थे, लेकिन इसके अगले पल बरखा खुद को समझाते हुए सोचती है, मैं भी ना खामखा अपने दिमाग पर ज्यादा ही जोर डाल रही हूं। लेकिन जो सवाल उसके दिमाग में घूम रहा था वो सवाल अब हकीकत में बदलने जा रहा था। रात के 1:30 बज चुके थे। घर में अंधेरा हो चुका था और पूरे घर में बस खामोशी छाई हुई थी। लेकिन अगले पल एक दर्द भरी चीख खामोशी को चीरते हुए पूरे घर में गूंज उठी और उस दिल दहला देने वाली चीख से बरखा डर से कांपते हुए नींद से जाग उठी। वो भयानक दर्द भरी चीख अभी तक पूरे घर में गूंज रही थी और बरखा की रूह कांप रही थी। लेकिन बरखा ने गौर किया कि यह दर्द भरी चीख एक लड़के की थी जो ऊपरी मंजिल से आ रही थी। ये आवाज तो सीधा ऊपरी मंजिल से आ रही है, लेकिन यह कैसे मुमकिन हो सकता है? ऊपरी मंजिल तो सालों से बंद पड़ा है, तो इस वक्त ऊपर कौन हो सकता है जो इतनी दर्द भरी आवाज में चिल्ला रहा है? यही सब सोचते हुए बरखा का पूरा बदन डर से कांप रहा था। डर से उसकी सांसें फूलती जा रही थीं, लेकिन तभी अचानक सब कुछ शांत हो गया। पहले की तरह एक बार फिर खामोशी छा गई, मगर बरखा का दिल अभी भी डर से धड़क रहा था। इससे पहले कि बरखा खुद को थोड़ा शांत कर पाती, तभी दरवाजे पर खटखटाने की आवाज से बरखा कांप उठी। उसने कांपती हुई आवाज में पूछा, कौन है? कौन है यहाँ? बरखा के इतना पूछते ही अब दरवाजे पर धाड़ धाड़ मारने की आवाज आने लग गई। ये रात अब बरखा के लिए और भी खौफनाक होती जा रही थी, मगर ऐसे हालात में बरखा डर कर एक जगह जमकर नहीं बैठ सकती थी। वो हिम्मत करते हुए कमरे से बाहर निकली। आगे बढ़ते हुए वो एक कमरे से दूसरे में जाकर हर तरफ देखने की कोशिश कर रही थी।
वो घबराते हुए धीरे धीरे आगे बढ़ती जा रही थी। वो जानना चाहती थी कि यह किस दरवाजे से आवाज लगातार आए जा रही थी। घर की लाइट्स ऑन करते हुए बरखा लिविंग रूम में जा पहुंची। लिविंग रूम में पहुंचते ही बरखा को अचानक एक लड़के की दर्द भरी पुकार सुनाई देने लगी। कोई बाहर निकालो मुझे, मेरा दम घुट रहा है यहाँ। यह सुनकर बरखा के रोंगटे खड़े हो गए। बरखा चौंकते हुए यहाँ वहां देखने लगी कि आखिर कौन है जो इस वक्त मदद के लिए पुकार रहा है। यहाँ वहां देखते हुए लिविंग रूम से थोड़ा आगे निकलकर बरखा एक ऐसे कमरे में पहुंच गई जहां ऊपर जाने की सीढ़ियां दिख रही थीं और वहीं पर ऊपरी मंजिल का मेन डोर दिख रहा था, जहां से एक लड़के की दर्द भरी पुकार साफ सुनाई दे रही थी। बचाओ मुझे, कोई दरवाजा खोलो, बाहर निकालो मुझे। मेन डोर के पीछे से अभी भी कोई मदद की गुहार लगाए जा रहा था। उसकी दर्द भरी पुकार बरखा के होश उड़ा रही थी। यह आवाज तो ऊपरी मंजिल के मेन डोर से आ रही है। यह कैसे हो सकता है? विजय गुप्ता ने तो कहा था कि ऊपर जाने का मेन डोर सालों से बंद रखा है, तो वहां किसी की आवाज कैसे आ सकती है? क्या सच में ऊपर कोई है? यही सब सोचते हुए बरखा हैरान भरी नजरों से उस मेन डोर की तरफ देखे जा रही थी। साथ ही बरखा ने गौर किया उस दरवाजे पर एक पुराना ताला लगा हुआ था और उस ताले को किसी लाल धागे से बांधा हुआ था, जो कि बरखा के समझ के बिल्कुल परे था। एक तरफ उस दरवाजे के पीछे से कोई लड़का दर्द भरी आवाज में मदद की गुहार लगाए जा रहा था और दूसरी तरफ घर की लाइट्स अचानक अपने आप फ्लिकर करने लग गई थीं। माहौल अब और भी डरावना होता जा रहा था, पर इस डरावने भरे माहौल में बरखा ने हिम्मत करके उस दरवाजे की तरफ देखते हुए एक ही सांस में पूछ लिया, आखिर कौन हो तुम? बरखा के इस सवाल पर सामने से एक जवाब आया, मैं यहां फंस चुका हूं, मदद करो मेरी, मुझे यहां से बाहर निकालने की कोशिश करो। बरखा ने कहा, पर तुम हो कौन और भला मैं तुम्हारी मदद कैसे कर सकती हूं? मैं तो यह भी नहीं जानती कि तुम ऊपरी मंजिल में कैसे चढ़ गए। कैसे विश्वास कर लूं मैं तुम्हारा? कौन हो तुम? सामने से दोबारा जवाब आया, मैं तुम्हारे सभी सवालों का जवाब दे दूंगा, पर अभी के लिए मुझे यहां से बाहर निकालो। यहां बहुत घुटन हो रही है, सांस भी नहीं लिया जा रहा। बरखा ने कहा, पर तुम्हें बाहर निकालने के लिए इस दरवाजे पर लगे ताले को खोलना होगा और इसे खोलने के लिए चाबी की जरूरत पड़ेगी, जो कि मेरे पास नहीं है, क्योंकि इस दरवाजे की चाबी विजय अंकल के पास है, जो इस शहर में नहीं है। बरखा के इतना कहते ही हर तरफ खामोशी छा गई। जवाब का इंतजार करते हुए बरखा ने चिंता भरी आवाज में पूछा, जवाब क्यों नहीं दे रहे हो? क्या तुम ठीक हो? लेकिन सामने से कोई जवाब नहीं आया। बरखा का मन अब और भी बेचैन हो गया। इस पूरे सुनसान इलाके में इस वक्त कोई नहीं था जो बरखा की यह दुविधा समझ सकता था या उसकी मदद कर सकता था। ऐसे डरावने और बेचैन भरे माहौल में अब बरखा के दिमाग ने काम करना बंद कर दिया था। आगे क्या करना है उसे अब कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था। परेशान होकर बरखा विजय गुप्ता को कॉल करने लगी थी, मगर विजय गुप्ता किसी भी कॉल का जवाब नहीं दे रहे थे। मगर अचानक बरखा को एक हैरान कर देने वाला जवाब आया, इस दरवाजे पर लगे ताले को तोड़कर मुझे बाहर निकालो, जल्दी करो, मैं सांस नहीं ले पा रहा। इतना कहकर एक बार फिर हर तरफ खामोशी छा गई। बरखा परेशान होते हुए सोच में पड़ गई, अगर मैंने इस ताले को तोड़ दिया तो मैं विजय गुप्ता को क्या जवाब दूंगी? बरखा अब एक अजीब दुविधा में फंस चुकी थी। इस वक्त वो समझदारी से फैसले लेने की हालत में नहीं थी और ना वो कुछ समझने की हालत में थी। कुछ देर तक बरखा उसके अगले जवाब का इंतजार करती रही, लेकिन अब उसे ना कोई जवाब मिल रहा था और ना अब कोई चीख सुनाई दे रही थी। कहीं दम घुटने के कारण वो मर तो नहीं गया? क्या वो जिंदा होगा? यह देखने के लिए क्या मुझे सच में ताला तोड़ना चाहिए? यही सब सोचते हुए बरखा का मन और भी घबराए जा रहा था। बरखा से अब रहा नहीं गया और आखिरकार उसने दरवाजे का ताला तोड़ने का फैसला कर लिया। पर बरखा को बिल्कुल अंदाजा नहीं था कि वो किसी की जान नहीं बचा रही थी, बल्कि ऐसा करने से वो खुद की कब्र खोदने जा रही थी। अपनी नजर यहां वहां दौड़ाते हुए बरखा ने एक भारी सी चीज ढूंढ निकाली और उसी भारी चीज को हाथ में लिए सीढ़ियों के द्वारा ऊपरी मंजिल के मेन डोर की तरफ बढ़ी।
उस मेन डोर के पास जाकर बरखा ने पूरी ताकत लगाते हुए उस ताले को भारी चीज से एक बार में ही तोड़ दिया और साथ ही वो लाल रंग का धागा भी खुलकर जमीन पर गिर गया। तभी आसमान में एक तेज आंधी चलने लगी। तेज हवाओं के कारण खिड़कियों के दरवाजे अपने आप खुलने लगे और बादलों के कड़कने के बाद अचानक घर की सारी लाइट्स बंद हो गई और हर तरफ अंधेरा छा गया। इससे पहले कि बरखा कुछ समझ पाती, तभी उसके सामने वो मेन डोर धीरे धीरे आवाज करते हुए अपने आप खुलने लगा। बरखा घबराई हुई नजर से अंदर की तरफ झांकने की कोशिश कर रही थी, लेकिन अंदर गुप्त अंधेरा था और उसी अंधेरे में बरखा की आंखें सिर्फ उसी को ढूंढ रही थीं जिसके कहने पर ताला तोड़ा था। अंदर कोई है? कोई है यहाँ? बरखा के इतना पूछते ही अचानक अंदर से एक ठंडी हवा आकर बरखा को छू गई, मानो जैसे कोई उसे छू कर गुजर हो। और अगले पल अंधेरे में से निकलकर एक भयानक सफेद चेहरा बरखा की आंखों के सामने एकदम से आ गया। एक भयानक सफेद चेहरे को यूं सामने आता देखकर बरखा के मुंह से चीख निकल गई। वो चेहरा वाकई देखने में डरावना था। वो चेहरा बिल्कुल सफेद था और उसकी आंखों की जगह गोल गोल काले गहरे गड्ढे थे और उसके दांत बड़े और नुकीले थे। बरखा घबराते हुए नीचे सीढ़ियों पर गिरने लगी और नीचे गिरते हुए बरखा का सर जमीन पर जोर से जा टकराया। सर पर चोट लगने के कारण बरखा बेहोश हो गई। वो पूरी रात जमीन पर ऐसे ही बेहोश पड़ी रही। अगली सुबह कोई पानी की बूंदें बरखा के चेहरे पर छिड़क रहा था। कुछ बूंदों के छिड़कने पर बरखा होश में आ गई। होश में आते ही बरखा ने घबराते हुए पीछे पलटकर ऊपरी मंजिल के मेन डोर की तरफ देखा। वो दरवाजा अब आधा खुला हुआ था। यह देख बरखा को वो भयानक चेहरा याद आ गया। उसे याद करते हुए बरखा अपनी गलती पर अफसोस कर रही थी। तभी सामने खड़ा अनजान शख्स बरखा से पूछता है, क्या तुम ठीक हो? इस सवाल को सुनकर बरखा ने उस अनजान शख्स की तरफ देखा। बरखा ने कहा, कौन हो तुम और तुम अंदर कैसे आए? उस अनजान शख्स ने अपना नाम बताते हुए कहा, घबराओ मत, मैं आकाश हूं, यहीं सामने वाले घर में रहता हूं। बरखा ने कहा, सामने वाले घर में? कौन से सामने वाले घर की बात कर रहे हो? मैंने तो तुम्हें पहले कभी यहां नहीं देखा। आकाश बोला, यहां देखती भी कैसे, क्योंकि 3 हफ्तों से मैं दोस्तों के साथ छुट्टी पर जो गया था, कल रात ही अपने घर लौटा हूं। सुबह जब तुम्हारे घर पर नजर पड़ी तो खिड़की से नजर आया कि तुम जमीन पर बेहोश पड़ी हो। यह देखकर मैं तुरंत यहां आ गया। यहां आकर देखा तो सच में तुम जमीन पर बेहोश पड़ी मिली थी। तुम्हारे माथे से खून भी सूख चुका। तब से मैं तुम्हें होश में लाने की कोशिश करे जा रहा था। बरखा ने कहा, मगर मैंने कल रात मेन गेट अंदर से बंद रखा था, तो तुम अंदर कैसे आए? आकाश ने कहा, खिड़की से। मैंने देखा इस घर की कई खिड़कियों के दरवाजे खुले थे, तो मैं खिड़की से अंदर आ गया। तभी बरखा को याद आया कि कल रात की आंधी की वजह से कई खिड़कियों के दरवाजे अपने आप खुले रह गए थे। आकाश ने पूछा, अगर तुम्हारे सवाल खत्म हो गए हों तो क्या मैं तुमसे कुछ पूछ सकता हूं? बरखा ने कहा, हाँ पूछो। आकाश ने कहा, तुम बेहोश कैसे हो गई और माथे पर यह चोट कैसी? आकाश के इस सवाल को सुनकर बरखा को कल रात का भयानक दृश्य याद आ गया, जिसे वह याद नहीं करना चाहती थी। बरखा को यूं खामोश देखकर आकाश ने कहा, अगर तुम नहीं बताना चाहती तो रहने दो, मत बताओ। मैं बस इतना जानने आया था कि क्या तुम ठीक हो? बरखा ने कहा, हाँ मैं अब ठीक हूं। मैं बस सीढ़ियों पर फिसल कर गिर गई थी, इसलिए मेरे सर पर यह चोट आ गई। आकाश ने कहा, ध्यान से चला करो और ऐसे घर में खासकर ध्यान से रहा करो। बरखा ने कहा, क्या मतलब तुम्हारा? तुम्हारी बातों से तो लग रहा है जैसे तुम इस घर के बारे में कुछ जानते हो। आकाश ने कहा, कुछ नहीं, बहुत कुछ जानता हूं और यह भी जानता हूं कि तुम्हें यह चोट कैसे लगी। बरखा बोली, क्या जानते हो तुम इस घर के बारे में? आकाश ने कहा, जिस बड़े से घर में तुम रह रही हो, यह घर कई सालों से श्रापित है। एक बहुत ही डरावनी रूह से यह घर श्रापित है। आकाश की यह बात बरखा के रोंगटे खड़े कर गई। बरखा ने कांपती हुई आवाज में कहा, मतलब जिसे मैं अब तक अपना भ्रम समझती आई थी, वो मेरा भ्रम नहीं था, मेरी आंखों का कोई धोखा नहीं था। आकाश ने कहा, शांत हो जाओ, घबराओ मत। इस घर का सिर्फ ऊपरी मंजिल श्रापित है, बस इतना ध्यान रखना।
अगर ऊपरी मंजिल के दरवाजे से कोई आवाज आए तो उस आवाज पर ध्यान मत देना। कुछ भी ऐसा दिखे तुम ध्यान मत देना। यही तरीका है रहने का। यह कहते ही आकाश की नजर ऊपर मेन डोर पर गई। आकाश ने कहा, वो दरवाजा कैसे खुल गया? और वो ताला किसने तोड़ा? बरखा बोली, मेरी एक बेवकूफी ने इस दरवाजे के ताले को तोड़ दिया। आकाश ने कहा, कैसी बेवकूफी? आखिर क्या सोचकर तुमने उस दरवाजे का ताला तोड़ दिया? बरखा ने कल रात के बारे में सब बताते हुए कहा, कल रात मैंने तो बस किसी को बचाने के इरादे से वो ताला तोड़ दिया था। मुझे क्या पता था मेरे साथ ऐसा हो जाएगा। बरखा रोते हुए खुद को कोस रही थी। आकाश ने बरखा के कंधे पर हाथ रखते हुए कहा, कोई बात नहीं, हम उस दरवाजे पर फिर से ताला लगा देंगे। बरखा ने कहा, मगर कल रात ही मैंने वो ताला तोड़ दिया था। आकाश ने कहा, अभी के लिए हम सिर्फ उस दरवाजे पर कुंडी लगा देंगे, बाद में इस बारे में सोचेंगे। मगर अभी तुम शांत हो जाओ। जितना ज्यादा घबराओगी वो भयानक रूह तुम्हें उतना ही परेशान करेगी। आकाश ने सीढ़ियों पर जाते हुए ऊपरी मंजिल के मेन डोर पर कुंडी लगा दी और नीचे बरखा के पास आते हुए कहा, अब मैं चलता हूं, अपना ध्यान रखना। इस पर बरखा ने आकाश का हाथ पकड़कर रोकते हुए कहा, मत जाओ अभी, मुझे बहुत डर लग रहा है, थोड़ी देर यहीं रुक जाओ। आकाश ने कहा, घबराने की कोई बात नहीं है, तुम जब भी मुझे याद करोगी मैं तुम्हारे सामने हाजिर हो जाऊंगा। बरखा ने कहा, पर मेरे पास तो तुम्हारा फोन नंबर भी नहीं है। आकाश बोला, फोन नंबर दे भी नहीं पाऊंगा क्योंकि कल रात लौटते समय मेरा फोन किसी रास्ते में गिर गया था। वो देखो, वो रहा मेरा घर जहां मैं रहता हूं। जब भी मदद चाहिए हो पुकार लेना, आ जाऊंगा। बरखा ने कहा, सच में आ जाओगे ना? आकाश बोला, एक शर्त पर, अगर तुम मुझे अपना नाम बता दो। बरखा इस बात पर मुस्कुरा पड़ी। उसने मुस्कुराते हुए आकाश को अपना नाम बताया और इसी तरह कई देर तक दोनों के बीच बातचीत होती रही। आकाश से 2 पल बात करके बरखा अपना सारा डर भूल गई। इस घर की सच्चाई जानकर बरखा अब एक पल भी इस घर में रहना नहीं चाहती थी। कल रात की अपनी एक बेवकूफ़ी की वजह से वो यहाँ रहकर अपनी जान जोखिम में नहीं डालना चाहती थी, मगर बरखा के पास कहीं और रहने के लिए ठिकाना भी नहीं था। ऐसे में उसे ना चाहते हुए भी इस घर में रहना पड़ रहा था। लेकिन यहाँ रहने का एक और भी कारण था। बरखा की सुरक्षा के लिए आकाश हर वक्त उसके लिए मौजूद रहता था। वो तो अब बरखा का काफी ख्याल भी रखने लगा गया था और आकाश की यही खास बात बरखा को पसंद आने लगी थी। आकाश अब रोज घर आकर बरखा से मिलकर और कुछ वक्त बिताकर चला जाता था। बरखा अब आकाश के रहते खुद को सुरक्षित महसूस करने लग गई थी, क्योंकि इस वीरान इलाके में बरखा को सिर्फ आकाश का ही सहारा था। बरखा की दोस्त सिमरन भी अभी भी शहर नहीं लौटी थी, तो ऐसे में उसे आकाश की ही जरूरत पड़ती थी। इसलिए बिना कोई जल्दबाजी करे बरखा ये घर नहीं छोड़ रही थी। बरखा की कुछ रातें सही से बीत रही थी, मगर अगली रात एक बार फिर खौफनाक रात में बदलने वाली थी। रात के 2:30 बजे बरखा गहरी नींद में सो रही थी। कमरे में खामोशी भरा माहौल था और ऐसे खामोशी भरे माहौल में बरखा एक आवाज से जाग उठी। नींद से उठकर बरखा अपनी आंखें मलते हुए सामने की तरफ देख रही थी। रात के अंधेरे में हल्की रोशनी में सामने कोई बरखा की तरफ पीठ करते हुए खड़ा था और वो अपना सर दीवार पर लगातार मारे जा रहा था। यह डरावना मंजर देखकर बरखा का दिल बुरी तरह दहल गया। बरखा ने कांपती हुई आवाज में कहा, कौन हो तुम और यह क्या कर रहे हो? मगर बरखा को उसका कोई भी जवाब नहीं आया था। वो बस लगातार पागलों की तरह अपना सर दीवार पर बुरी तरह मारे जा रहा था। बरखा ने घबराते हुए एकदम से लैंप की लाइट ऑन कर ली, लेकिन लैंप की रोशनी जलते ही वो अनजान शख्स उजाले में गायब हो गया, जैसे कि वो वहां कभी था ही नहीं। यह देखते ही बरखा का मुंह हैरानी से खुला का खुला रह गया। कहाँ गया वो अभी यहीं तो था। ये कहते हुए बरखा अपनी नजरें कमरे के चारों ओर दौड़ाती रही, मगर तभी लैंप की रोशनी फ्लिकर करते हुए अचानक अपने आप बंद हो गई और वापस से अंधेरा छा गया। कमरे में अंधेरा छाते ही बरखा को सामने फिर कोई शख्स पीठ किए हुए दिखाई दिया। उसे देखकर बरखा खौफ से कांप उठी। डर से हड़बड़ाते हुए बरखा लैंप की लाइट दोबारा से ऑन करने लगी, मगर लैंप की लाइट ऑन होने का नाम ही नहीं ले रही थी।
तभी सामने खड़ा शख्स बरखा की तरफ एकदम से पलटा और उसके पलटते ही बरखा को उसका वही खौफनाक सफेद चेहरा दिख गया। उसे देखकर बरखा की आंखें खौफ से भर गईं। इस बार उसका चेहरा खून से आधा लाल हो चुका था। वो चेहरा अब पहले से भी ज्यादा भयानक लग रहा था। अपनी काली भयानक आंखों से बरखा की तरफ घूरते हुए वो डरावनी आवाज में गुर्राने लगा। उसकी यह गुर्राहट पूरे कमरे में गूंज रही थी और बरखा के दिल की धड़कनें बढ़ा रही थी। बरखा खौफ से चिल्लाते हुए कमरे से भाग गई। कमरे से बाहर निकलकर बरखा नीचे का मेन डोर खोलते ही बाहर आ गई। आकाश का नाम पुकारते हुए बरखा मदद के लिए चिल्लाने लगी, मगर अगले पल एक आंतरिक शक्ति बरखा को घसीटते हुए वापस अंदर की तरफ ले गई। बरखा घसीटते हुए घर के अंदर आ गई और एक तेज हवा से बाहर का मेन डोर भी अपने आप बंद हो गया। बरखा दोबारा से उस दरवाजे की तरफ दौड़ी, मगर एक बार फिर किसी आंतरिक शक्ति ने बरखा को हवा में उछालते हुए दरवाजे से दूर फेंक दिया। बरखा हवा में उछलते हुए सीधा दीवार से जा टकराई और दीवार से टकराते हुए जमीन पर गिर गई। बरखा अब जख्मी हालत में थी। उसमें अब उठने की जरा सी भी हिम्मत नहीं हो रही थी। लेकिन इसके अगले पल आकाश दरवाजा खोलते हुए अंदर आ गया और बरखा को जमीन पर बुरी हालत में पड़े देखकर वो डर से हैरान रह गया। आकाश दौड़ता हुआ बरखा के पास आया और उसे उठाते हुए अपने सीने से लगा लिया। बरखा भी आकाश के सीने से लगकर रोने लगी। बरखा ने कहा, अब मैं एक पल भी यहां रह नहीं सकती, ले चलो मुझे यहां से, इस श्रापित घर से ले जाओ मुझे। बरखा रोते हुए आकाश से विनती करे जा रही थी। आकाश उसे शांत करने की कोशिश करने लगा। आकाश ने कहा, तुम्हें क्या लगता है वो भयानक साया तुम्हें यहां से जाने देगा? वो तुम्हें इस घर के बाहर कदम भी नहीं रखने देगा। वो तुम्हें इस घर से जिंदा नहीं जाने देगा। बरखा ने घबराते हुए पूछा, तो कैसे निकलूं मैं यहां से? आकाश ने कहा, तुम्हें कहीं जाने की जरूरत नहीं है, मैं हूं ना। अब से मैं यहीं तुम्हारे साथ रहूंगा, इसी घर में। वो साया तुम्हारे अकेलेपन का फायदा उठाकर तुम्हें डराना चाहता है, मगर अब तुम अकेली नहीं रहोगी। मैं रहूंगा तुम्हारे साथ हर पल हर वक्त। मेरे रहते वो तुम्हें कुछ नहीं कर पाएगा। बरखा ने आकाश का हाथ पकड़ते हुए कहा, हां, अब तुम यहीं मेरे साथ रहना। मैं इस घर में अकेले अब और नहीं रह सकती। जब तक मेरी दोस्त सिमरन ना आ जाए तुम यहीं रहना। मुझे एक पल के लिए भी इस घर में अकेला मत छोड़ना। यह कहते ही बरखा दोबारा से आकाश के सीने से लगकर रोने लगी। आकाश अब पहले से भी ज्यादा बरखा के लिए प्रोटेक्टिव रहने लगा। अब हर वक्त हर घड़ी वो साए की तरफ बरखा के पास रहता। यहां तक कि कुछ दिनों के लिए उसने बरखा को काम पर भी नहीं जाने दिया। बरखा को भी अब धीरे धीरे आकाश के साथ की भी आदत पड़ने लग गई थी। अगर वो एक पल भी बरखा की नजरों से दूर हो जाता तो बरखा का मन डर से बेचैन हो जाता। देखते ही देखते दोनों में अब काफी नजदीकियां बढ़ने लग गई। एक दिन बरखा कमरे में अकेले आराम कर रही थी, तभी दरवाजे पर डोरबेल बजी। उस डोरबेल की आवाज सुनकर बरखा ने आकाश को आवाज देते हुए कहा, आकाश, जरा देखना कौन है। मगर बरखा को आकाश से कोई जवाब नहीं मिला। अपने कमरे से बाहर निकलते हुए बरखा आकाश को पुकारने लगी, मगर आकाश कहीं पर भी मौजूद नजर नहीं आ रहा था। इतने में दूसरी बार दरवाजे की डोरबेल बजी। बरखा इस बार खुद दरवाजा खोलने के लिए आगे बढ़ी। उसने जैसे ही दरवाजा खोलकर देखा तो बरखा के चेहरे पर राहत भरी मुस्कान आ गई, क्योंकि दरवाजे के बाहर सामने उसकी दोस्त सिमरन खड़ी थी, जो इस वक्त बरखा से मिलने आई थी। सिमरन से गले लगते हुए बरखा ने कहा, शुक्र है तू आ गई। मैं कब से तेरा इंतजार कर रही थी। तू नहीं जानती इतने दिनों में मेरे साथ क्या क्या हुआ। सिमरन ने कहा, मैं जानती थी कि तू जरूर किसी तकलीफ में होगी, इसलिए मैं अपना काम खत्म करके तुरंत तेरे पास आ गई। बरखा ने एक एक करके सिमरन को सारी बात बताई। यह भी बताया कि कैसे आकाश हर भयानक मोड़ पर उसके साथ बना रहा। सब कुछ बता देने के बाद बरखा ने आगे कहा, पता नहीं क्यों जब भी आकाश मेरे पास होता है तो उस भयानक साए का दिखना अपने आप बंद हो जाता है। जितना मैं आकाश के साथ रहती हूँ उतना ही मैं खुद को यहाँ सुरक्षित महसूस करती हूँ।
सिमरन बोली, मगर अब तुझे किसी के साथ भी रहने की जरूरत नहीं पड़ेगी और ना ही तुझे इस श्रापित घर में रहने की जरूरत पड़ेगी। मैं तुझे यहां से ले जाने आई हूं। तू अभी मेरे साथ मेरे घर चलेगी। तू बेफिक्र होकर आराम से मेरे घर में रह सकती है। जितने दिन रहना चाहे उतने दिन रह सकती है। इतना कहते ही सिमरन बरखा का हाथ थामते हुए अपने साथ ले जाने लगी, मगर अचानक बरखा ने अपना हाथ छुड़वाकर एक जगह थम गई। सिमरन बोली, क्या हुआ? तूने अपना हाथ इस तरह क्यों छुड़वा लिया? सोच क्या रही है? चल यहां से। बरखा बोली, मैं चाहकर भी यहां से निकल नहीं सकती। वो साया मुझे यहां से कहीं नहीं जाने देगा। सिमरन ने दोबारा से बरखा का हाथ पकड़ते हुए कहा, तू मेरे साथ अभी चल रही है। यह कहते ही सिमरन बरखा का हाथ खींचते हुए दरवाजे के पास ले जाने लगी, लेकिन अचानक उन दोनों की आंखों के सामने बाहर का दरवाजा एक झटके के साथ अपने आप बंद हो गया। यह देखकर सिमरन की आंखें फटी की फटी रह गईं। उसने पहली बार अपनी जिंदगी में दरवाजे को इस तरह अपने आप बंद होते हुए देखा था। तभी इसके तुरंत अगले पल घर की सारी खूबसूरत वस्तुएं अपन आप अपनी जगह से हिलते हुए एक एक करके जमीन पर गिरने लगी और फिर एक अजीब सी डरावनी परछाई दीवारों के आसपास चक्कर काटते हुए उन दोनों की आंखों से ओझल हो गई। बरखा बोली, मैंने कहा था ना, मैं यहां से इतनी आसानी से नहीं निकल पाऊंगी। सिमरन ने कहा, नहीं, मैं तुझे ऐसे ही इस घर में नहीं छोड़ सकती। थोड़ी हिम्मत रख और चल मेरे साथ। बरखा बोली, तू समझ क्यों नहीं रही है? मैं तेरे साथ नहीं जा सकती। आकाश है मेरे लिए। सिमरन ने कहा, तू पागल हो गई है क्या? आकाश? आकाश जब से यहां आई हूं तेरे जुबान पर बस उसी का नाम चढ़ा है। ऐसी कौन सी मायावी शक्ति है उसके पास जो उसके रहते तुझे भयानक साया दिखाना बंद हो जाता है? और कहां है ये तेरा आकाश? मुझे तो कहीं नजर नहीं आ रहा। इतना सब कुछ देख लेने के बाद अगर तू सोच रही है कि मैं तुझे इस शापित घर में आकाश के भरोसे छोड़ दूंगी तो तू बिल्कुल गलत सोच रही है। सिमरन के इतना कहते ही दोनों के बीच में बहस छिड़ गई। बरखा ने कहा, मैंने कहा ना, मैं नहीं जा सकती तेरे साथ। तूने देखा ना अभी अभी क्या हुआ था तेरी आंखों के सामने। सिमरन ने कहा, पागल मत बन बरखा। तू पहले ही अपनी बेवकूफी की वजह है इस घर में फंस चुकी है। विजय गुप्ता जैसे इंसान की बातों में आकर तूने ये घर लेकर खुद के लिए मुसीबत मोल ली है और तू एक बार फिर वही गलती दोहरा रही है। आकाश जैसा अनजान व्यक्ति पर अंधा भरोसा कर रही है तू। क्या जानती है तू उसके बारे में? सिमरन की इस सवाल से बरखा खामोश रह गई। वो वाकई में आकाश के बारे में कुछ ज्यादा नहीं जानती थी। सिमरन ने कहा, तेरी खामोशी साफ कह रही है कि तू जिस आकाश पर इतना भरोसा कर रही है उसके बारे में कुछ नहीं जानती है। सिमरन ने आगे कहा, अभी तो मैं यहां से जा रही हूं, पर मैं यहां दोबारा जरूर आऊंगी और तुझे अपने साथ ले जाऊंगी। तब तक मुझसे संपर्क करते रहना। इतना कहकर सिमरन वहां से चली जाती है, लेकिन बरखा के मन में आकाश के लिए कई सवाल छोड़ जाती है। सिमरन के जाते ही आकाश अंदर आ गया। बरखा ने कहा, कहां थे तुम इतनी देर? मुझे बिना बताए तुम आखिर कहां चले गए थे? आकाश ने एक तोहफा बरखा की तरफ बढ़ाते हुए कहा, तुम्हारे लिए कुछ लेने गया था। तुम्हें सरप्राइज देना चाहता था, इसलिए बिना बताए चला गया। आई एम सॉरी। प्लीज मुझसे नाराज मत हो। अगली बार मैं ऐसा नहीं करूंगा। बरखा ने अपना गुस्सा शांत करते हुए कहा, क्या है इसमें? आकाश ने कहा, खुद ही खोलकर देख लो। उम्मीद है तुम्हें यह पसंद आएगा। बरखा ने उस तोहफे को खोलकर देखा। उस तोहफे में एक खूबसूरत सी लाल रंग की ड्रेस थी जो खास बरखा के लिए खरीदी थी। वो ड्रेस देखने में सुंदर तो थी, लेकिन उसे देखने पर वो ड्रेस थोड़ी पुरानी सी लग रही थी। उस ड्रेस का रंग थोड़ा फीका लग रहा था। बरखा बड़े ही गौर से उस ड्रेस को देख रही थी। आकाश ने कहा, ऐसे क्या देख रही हो? पसंद नहीं आया? बरखा ने उसका दिल रखने के लिए कहा, अरे नहीं, बहुत अच्छा है। थैंक यू। आकाश बोला, आज की शाम तुम खास इसे पहनना। आज की शाम मैं तुम्हें इसी ड्रेस में देखना चाहता हूं। बरखा के मन में अब भी आकाश को लेकर कई सवाल घूम रहे थे, पर अभी कुछ भी पूछकर वो आकाश को यह महसूस नहीं कराना चाहती थी कि उसे आकाश पर शक है। इसलिए वो एक खास मौके का इंतजार कर रही थी। दिन ढलते ही शाम हो गई।
बरखा अपनी ड्रेस को पहनकर आईने के सामने खड़ी हो गई, लेकिन बरखा के चेहरे पर खास खुशी नहीं झलक रही थी। न जाने क्यों उसके मन में एक अजीब सी बेचैनी पैदा हो रही थी। लेकिन आकाश के कहने पर आज की शाम उसे इस ड्रेस में सजना था। बरखा आईने के सामने अपने होठों पर लिपस्टिक लगाने ही लगी थी कि तभी आकाश ने आकर उसके हाथ को पकड़ लिया। आकाश ने कहा, इन खूबसूरत होठों पर लिपस्टिक का रंग नहीं बल्कि इस पर मेरे होठों का रंग चढ़ना चाहिए। इतना कहते ही आकाश बरखा के काफी नजदीक आ गया। बरखा ने उसे खुद से दूर करते हुए कहा, ये क्या कर रहे हो तुम आकाश? मैं अभी इसके लिए तैयार नहीं हूं। आकाश ने बरखा को प्यार भरी नजरों से देखते हुए कहा, तुम तो बिल्कुल उसी की तरह शर्माती हो। बरखा ने कहा, उसी की तरह? किसकी बात कर रहे हो? आकाश बोला, अनन्या, मेरा पहला प्यार और पहले प्यार का पहला धोखा। बरखा बोली, तुम अपने बारे में मुझे कुछ बताते क्यों नहीं? मैं तो तुम्हारे बारे में कुछ जानता भी नहीं, बताओ ना कुछ अपने बारे में। आकाश ने कहा, क्या जानना है तुम्हें? बरखा ने कहा, यही कि तुम कहाँ काम करते हो, तुम्हारे माता पिता कहाँ रहते हैं, और मेरा सबसे बड़ा सवाल, तुम इतने दिन बिना फोन के कैसे रह लेते हो? माना कि तुम्हारा फोन उस वक्त कहीं रास्ते पर गिर गया था, पर तुम इतने दिन बिना किसी को संपर्क करे कैसे रह सकते हो? तुम्हें देखकर तो लगता है कि तुम किसी के संपर्क में ही नहीं रहना चाहते हो। आकाश बोला, मैं सिर्फ तुम्हारे ही संपर्क में रहना चाहता हूं, बस तुम्हारे ही इर्द गिर्द रहना चाहता हूं। बरखा ने कहा, मेरी बात को ऐसे मत टालो, बताओ कुछ अपने बारे में। लेकिन आज आकाश बरखा के किसी भी सवालों का ठीक से जवाब नहीं दे रहा था। बरखा उसके बात करने के अंदाज को देखकर साफ समझ गई थी कि आकाश कुछ छुपाना चाह रहा है, लेकिन बरखा उससे सच्चाई निकलवाने की पूरी कोशिश करती रही। मगर आकाश कुछ भी बताने को तैयार नहीं था, मगर वो किसी और चीज के लिए तैयार दिख रहा था। बरखा को भी अब थोड़ा बहुत आकाश पर शक होने लगा था। बरखा ने सोचते हुए खुद से कहा, यह तो मेरे किसी भी सवाल का जवाब ठीक से नहीं दे रहा, तो कैसे पता लगाऊं मैं इसके बारे में? तभी बरखा को एक ख्याल आया, क्यों ना सिमरन के द्वारा इसके बारे में थोड़ी जानकारी लूं। एक काम करती हूं, मैं चुपके से आकाश की फोटो खींचकर सिमरन को भेज देती हूं। साथ में यह भी लिखकर भेज दूंगी कि इस लड़के के बारे में कुछ पता करे। बरखा ठीक वैसा ही करने लगती है। बरखा बाथरूम जाने के बहाने से आकाश से थोड़ी दूर दरवाजे के पीछे खड़ी हो जाती है। बरखा दरवाजे के पीछे से आकाश को साफ देख पा रही थी। इतने में बरखा चुपके से अपना फोन आकाश की तरफ कर लेती है। अपना फोन आकाश की तरफ करते हुए बरखा अपने फोन का कैमरा ऑन कर लेती है। मगर जैसे ही बरखा फोन का कैमरा ऑन करती है तो उसकी आंखें हैरानी से बड़ी हो जाती हैं। फोन के कैमरे में आकाश सामने खड़ा नजर नहीं आ रहा था। बरखा ने अपनी आंख मसलते हुए दोबारा से फोन के कैमरे की तरफ देखा, मगर उसे अभी भी आकाश नजर नहीं आ रहा था। डर के मारे बरखा के हाथ से फोन छूटकर नीचे गिर गया। फोन के नीचे गिरते ही आकाश पीछे दरवाजे की तरफ पलटने लगा जहां बरखा छुपी हुई थी। उस दरवाजे की तरफ घूरते हुए आकाश धीरे कदमों से उस दरवाजे की तरफ बढ़ने लगा। जैसे जैसे वो दरवाजे के नजदीक आ रहा था, वैसे वैसे बरखा की दिल की धड़कनें डर से तेज होती जा रही थीं। तभी बरखा अपनी समझदारी दिखाते हुए दरवाजे से निकलकर आकाश के सामने आ गई। बरखा को यूं सामने आता देख आकाश ने कहा, तुम वहां दरवाजे के पीछे क्या कर रही थी? बरखा बोली, नहीं तो, मैं तो बाथरूम होकर आई हूं। दरवाजे के पास आते मेरे हाथ से फोन गिर गया था, वहीं उठा रही थी। आकाश ने कहा, तुम चेहरे से घबराई हुई क्यों लग रही हो? कुछ देख लिया क्या? बरखा बोली, नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। बरखा के चेहरे पर डर आकाश साफ देख पा रहा था। तभी आकाश ने बरखा का हाथ पकड़ते हुए कहा, चलो मेरे साथ। इतना कहकर आकाश बरखा का हाथ पकड़कर ऊपरी मंजिल की तरफ ले जाने लगा। बरखा ने अपना हाथ पीछे झटकते हुए कहा, यह कहां ले जा रहे हो मुझे? आकाश ने कहा, भरोसा रखो मुझ पर, तुम पर एक आंच भी नहीं आने दूंगा। बरखा बोली, नहीं है मुझे तुम पर कोई भरोसा, तुम कोई आम इंसान नहीं हो, मगर तुम जो भी हो मेरे से दूर रहो। इतना बोलते ही बरखा को अचानक अपनी बेवकूफ़ी का एहसास हो गया। जो उसे नहीं बताना चाहिए था वो घबराहट के मारे सब बक दिया।
तभी आकाश ने एक डरावनी मुस्कान देते हुए भारी आवाज में कहा, तो आखिर तुम्हें पता लग ही गया मेरे बारे में। आकाश का यूं इतना कहते ही घर की सारी लाइट्स एक बार फिर जलने बुझने लग गई। उस जलती बुझती रोशनी में बरखा ने देखा आकाश का चेहरा अब धीरे धीरे बदलता जा रहा था। उसकी मुस्कान अब और भी डरावनी लग रही थी। चेहरे का रंग सफेद होता जा रहा था और देखते ही देखते आकाश के चेहरे पर आंखों की जगह वही काले गहरे गोल गोल गड्ढे हो गए थे। देखने पर अब वो चेहरा पल भर में खौफनाक चेहरे में बदल गया था, जिसे देखकर बरखा चिल्लाते हुए आकाश से दूर हो गई। आकाश ने बरखा की तरफ घूरते हुए भारी आवाज में कहा, भागना चाहती हो? लो, दिया तुम्हें एक मौका। इतना कहते ही सामने बाहर जाने का दरवाजा अपने आप खुल गया। आकाश ने भारी आवाज में कहा, यह दरवाजा खास तुम्हारे लिए खुलवाया है। इसे बंद होने से पहले अगर तुम बाहर नहीं निकल पाई तो तुम हमेशा के लिए मेरे साथ इसी घर में कैद रहोगी। बरखा की आंखों के सामने वो दरवाजा अब धीरे धीरे बंद होने जा रहा था। बरखा इस मौके को हरगिज नहीं गंवाना चाहती थी। वो तुरंत दौड़ते हुए उस दरवाजे के नजदीक जा रही थी, मगर तभी आकाश ने अपनी भयानक काली आंखों से एक नजर टेबल पर पड़े एक शीशे के ग्लास की तरफ घूरा। आकाश के इशारे पर वो टेबल पर पड़ा शीशे का ग्लास अपने आप हवा में उछलते हुए सीधा बरखा के सर पर जा फूटा। बरखा घायल होते हुए जमीन पर गिर पड़ी। जमीन पर बिखरते कांच के साथ साथ बरखा के सर से बहता खून भी जमीन पर गिर रहा था। बरखा को यूं तड़पता हुआ देखकर आकाश एक डरावनी और शैतानी आवाज में जोर जोर से बरखा पर हंसने लगा था। बरखा ने कहा, क्यों कर रहे हो मेरे साथ ऐसा? जाने दो मुझे। आकाश शैतानी भरी आवाज में बोला, बस इतनी जल्दी हार मान ली? जाओ आगे बढ़ो। जमीन पर पड़ी घायल बरखा अब हिम्मत करते हुए घसीट घसीट कर उस दरवाजे की ओर बढ़ रही थी, मगर इसके अगले पल बरखा ऊपर हवा में उछलते हुए वापस नीचे जमीन पर जा गिरती है। बरखा की हिम्मत अब जवाब दे चुकी थी और धीरे धीरे उसकी आंखों के सामने वो दरवाजा भी बंद हो गया था। आकाश जमीन पर रेंगते हुए बरखा के पास आया और अपना वही भयानक चेहरा बरखा के चेहरे के सामने लाकर शैतानी आवाज में कहा, देखा, मेरे से दूर भागने का अंजाम। जमीन पर पड़ी घायल बरखा में अब जरा सी भी उठने की ताकत नहीं बची थी। तभी आकाश एक काले से धुएं में बदलकर धीरे धीरे बरखा के शरीर में प्रवेश कर जाता है। बरखा के शरीर में प्रवेश करते ही बरखा का शरीर बड़े ही भयानक तरीके से जमीन पर झटपटाने लगता है और देखते ही देखते बरखा के शरीर का रंग सफेद पड़ जाता है और साथ ही उसकी आंखें काली हो जाती हैं। इधर दिल्ली शहर में विजय गुप्ता एक महत्वपूर्ण मीटिंग अटेंड कर रहे थे, मगर बीच मीटिंग के दौरान विजय को अचानक एक अनजान नंबर से कॉल आया। पर विजय ने कॉल तुरंत कट करते हुए वापस अपनी जेब में डाल दिया और दोबारा से मीटिंग अटेंड करने में लग गया। पर तभी विजय के फोन में कई मैसेज आने लग गए। विजय ने एक बार फिर इरिटेट होकर अपना फोन चेक किया। उस मैसेज को खोलकर देखा तो उसमें लिखा था, मैं इस वक्त आपके घर पर आपका इंतजार कर रही हूं। मीटिंग बीच में छोड़कर तुरंत यहां आकर मिलिए। लेकिन विजय इस बार भी ये मैसेज इग्नोर करते हुए मीटिंग अटेंड करता रहा। पर इसके अगले पल विजय को एक और मैसेज आया जिसमें लिखा था, अगर 15 मिनट के अंदर आप यहां नहीं पहुंचे तो आपके खिलाफ धोखाधड़ी का केस होगा। मेरे पास आपके खिलाफ कुछ ऐसे सबूत हैं जो आपको कोर्ट तक पहुंचा देगा। इस मैसेज को पढ़कर विजय के पसीने छूट गए। वो तुरंत मीटिंग बीच में ही छोड़कर 10 मिनट में ही घर पहुंच गया। विजय गुप्ता बौखलाते हुए घर के अंदर बढ़े। तुम होती कौन हो? मेरे घर में घुसकर मुझे धमकी भरे मैसेज भेजने वाली, क्या औकात है तुम्हारी? सोफे पर बैठी उस लड़की ने जवाब में कहा, शांत हो जाइए और शांति से बैठकर मेरे कुछ सवालों का जवाब दीजिए। तभी विजय ने अपना गुस्सा घर के नौकर पर निकालते हुए कहा, मेरे बिना अनुमति के तुमने इस लड़की को अंदर आने भी कैसे दिया? इस पर नौकर ने कहा, माफ करना साहब, ये जान पहचान का रिश्ता बोलकर घर के अंदर आ गई। तभी विजय ने सोफे पर बैठी लड़की से पूछा, कौन सा जान पहचान का रिश्ता और हो कौन तुम? उस लड़की ने अपना परिचय देते हुए कहा, मैं सिमरन, बरखा की खास दोस्त, वही बरखा जिसने आपने धोखे से उसे किराए पर वो हॉन्टेड हाउस सौंप दिया। ऐसा करने पर मैं आप पर धोखाधड़ी का केस भी कर सकती हूँ।
विजय ने कहा। वो अपनी मर्जी से उस घर को किराए पर लेना चाहती थी। वो खुद मेरे पास चलकर उस घर के लिए आई थी, तो कौन सा धोखाधड़ी का केस करोगी तुम? तुम्हारी इन धमकियों के मैं नहीं डरने वाला। सिमरन बोली, मैं ऐसे ही यहाँ खाली हाथ नहीं आई हूँ। आपके बीते कल की कुछ रिकॉर्ड्स भी हैं मेरे पास, और कई बड़े वकीलों से पुराना कांटेक्ट आज भी है मेरा। इसीलिए मुझसे बिना उलझे मेरे सभी सवालों का जवाब दीजिए। बीते कल की रिकॉर्ड्स का जिक्र सुनकर विजय थोड़ा शांत हो गया। विजय ने कहा, क्या जानना है तुम्हें? सिमरन बोली, उस घर के बारे में, और बरखा को उस घर से बाहर सही सलामत कैसे निकालना है, यह भी जानना है मुझे। विजय इस वक्त किसी भी बात को और बढ़ाना नहीं चाहता था, इसलिए इस मसले को अब शांत तरीके से ही सुलझाने की कोशिश कर रहा था। विजय ने कहा, उसके लिए तो तुम्हें मेरे अतीत के बारे में जानना होगा। सिमरन बोली, मैं यहां किसी के अतीत के बारे में जानने नहीं आई हूं। मैं बस इतना जानने आई हूं कि किस तरीके से बरखा को उस श्रापित घर से मुक्त करना है। विजय बोला, और उसे जानने के लिए पहले तुम्हें उन बीते कल को जानना होगा जहां से यह सब शुरू हुआ था, तभी तुम्हें बात पूरे तरीके से समझ में आएंगी। सिमरन ने कहा, बताइए, क्या राज है उस आलीशान मकान का? विजय ने बताना शुरू किया। साथियों, विजय गुप्ता ने जो भी बताया वो मैं अपने शब्दों में आपको बता रहा हूं। तो दरअसल आज से 10 साल पहले आकाश नाम का लड़का अपने पिता विजय गुप्ता के पैसों पर खूब ऐश करा करता था। विजय अपने बेटे की इन हरकतों से काफी परेशान आ चुका था। बेटे की आशिकी और उसकी आवारागर्दी बढ़ती ही जा रही थी। मगर एक रात कुछ ऐसा हुआ जिससे बाप बेटे का रिश्ता नफरत के रिश्ते में बदल गया। एक शाम अनन्या नाम की लड़की किचन में जाकर कुछ बनाने की सोच रही थी, लेकिन देखने पर पता चला कि गैस खत्म हो चुकी है। अनन्या सोचने लगी, फिर गैस खत्म, कभी राशन खत्म तो कभी पैसे खत्म, आखिर कब इस गरीबी से छुटकारा मिलेगा? तभी दरवाजे पर डोरबेल बजती है। अनन्या जाकर दरवाजा खोलती है। दरवाजा खोलते ही आकाश अंदर आ जाता है। अनन्या ने कहा, आकाश, तुम इस वक्त? आकाश ने एक तोहफा उसके हाथ में थमाते हुए कहा, तुम्हारे लिए एक ड्रेस लाया हूं, इसे जल्दी पहनकर मेरे साथ चलो। अनन्या ने कहा, कहां ले जाओगे मुझे? आकाश ने कहा, ज्यादा सवाल नहीं, जैसा कहता हूं वैसा ही करो। कुछ देर बाद अनन्या वो लाल रंग की ड्रेस पहनकर आकाश के सामने आ जाती है। आकाश उसे एक नजर देखते ही अनन्या का हाथ पकड़ लेता है और उसे अपने साथ गाड़ी में बैठाकर अपने घर ले आता है। अनन्या का हाथ पकड़ते हुए आकाश उसे घर के अंदर ले आता है और घर के अंदर घुसते ही कहा, मोम, डैड देखिए, मैं इस घर के लिए होने वाली बहू को लाया हूं। आकाश की यह बात सुनकर आकाश की मां बड़ी खुश होती है, मगर विजय को इस रिश्ते से सख्त ऐतराज था। मगर साथ ही वो जान गया था कि अब आगे उसे क्या करना है। विजय ने कहा, यह तो बहुत अच्छी बात है, लड़की देखने में भी काफी सुंदर है, लेकिन मैं अनन्या से अकेले में कुछ बात करना चाहता हूं। मैं जानना चाहता हूं कि यह लड़की इस परिवार की बहू बनने लायक है या नहीं। आकाश ने बिना कोई ऐतराज जताए अनन्या को अपने पिता विजय के साथ कुछ देर अकेला छोड़ दिया। विजय अनन्या को ऊपर छत पर ले आया था, जहां से पूरा इलाका दिखता था। अनन्या विजय गुप्ता के सामने काफी नर्वस दिख रही थी। विजय ने सवाल करते हुए पूछा, बहुत प्यार करती हो ना आकाश से? अनन्या ने कहा, जी बहुत प्यार करती हूं। विजय ने कहा, मैंने सुना है कि तुम आकाश के लिए अपनी जान भी दे सकती हो। अनन्या बोली, जी मैं आकाश के लिए कुछ भी कर सकती हूं। विजय ने कहा, ठीक है, तुम आकाश के लिए अभी अपनी जान दे दो, मैं मान जाऊंगा कि तुम मेरे बेटे से बहुत प्यार करती हो। अनन्या बोली, मैं कुछ समझी नहीं, आप कहना क्या चाह रहे हैं? विजय ने कहा, प्यार करती हो ना मेरे बेटे से, उससे शादी करना चाहती हो तो दो अपनी जान उसके लिए। तुम अभी इसी छत से कूदकर अपनी जान दे दो, मैं मान जाऊंगा कि तुम कितना सच्चा प्यार करती हो आकाश से। विजय की यह शर्त सुनकर अनन्या के पैरों तले जमीन खिसक गई। उसके पास कुछ भी कहने के लिए शब्द नहीं बचे थे। विजय ने कहा, मैं जानता हूं तुम ऐसा कुछ नहीं करोगी। मैं यह भी जानता हूं कि तुम मेरे बेटे से नहीं, उसके पैसों से प्यार करती हो। देखो, तुम जैसी लड़की को इस घर की बहू तो मैं हरगिज बनने नहीं दूंगा।
पर मैं तुम्हें ऐसे खाली हाथ अपने बेटे की जिंदगी से दूर नहीं जाने दूंगा, क्योंकि मेरे पास तुम्हारे लिए एक अच्छा ऑफर है। एक ऐसा ऑफर जिससे तुम्हारी यह गरीबी खत्म हो जाएगी और तुम मेरे बेटे की जिंदगी से भी दूर चली जाओगी। अगले पल विजय ने अनन्या के हाथ में 5 करोड़ का चेक थमा दिया। विजय ने कहा, ये लो, इन पैसों से एक नई जिंदगी की शुरुआत करो और शांति से मेरे बेटे की जिंदगी से हमेशा के लिए निकल जाओ। इस बड़े से आलीशान मकान में राज करने का सपना भले ही टूट गया था, पर हाथ में 5 करोड़ का चेक देखकर अनन्या की आंखें खुशी से चमक गई थीं। कुछ ही देर बाद अनन्या विजय के साथ नीचे आ जाती है, लेकिन जैसे ही अनन्या सामने से गुजरती है, वो आकाश को इस तरह अनदेखा कर देती है जैसे वो उसे जानती तक नहीं। अनन्या चुपचाप सीधा घर से बाहर निकल जाती है। अनन्या का यूं अजीब व्यवहार देखकर आकाश भी उसके पीछे पीछे चला जाता है। तभी अनन्या का हाथ जोर से पकड़ते हुए आकाश गुस्से से कहता है, यह क्या हो गया है तुम्हें? मैं तुम्हें कब से आवाज दिए जा रहा हूं और तुम बिना सुने जा रही हो। ऐसा क्या हुआ जो तुम इस तरह बर्ताव कर रही हो? अनन्या ने अपना हाथ छुड़वाते हुए कहा, हाथ छोड़ो मेरा, और आज से तुम मेरे आसपास भी मत भटकना। आकाश ने कहा, यह अचानक से तुम्हें क्या हो गया है? डैड ने तुमसे कुछ कहा क्या? अनन्या ने 5 करोड़ का चेक दिखाते हुए कहा, तुम्हारे डैड और मेरे बीच में एक डील हुई है, मैं बस उसी डील के खातिर तुम्हें छोड़ रही हूं। आकाश ने एक बार फिर अनन्या का हाथ पकड़ते हुए कहा, तुम मुझे सिर्फ 5 करोड़ के लिए छोड़ रही हो? मेरे प्यार की इस रिश्ते की सिर्फ यही कीमत लगाई है तुमने? अनन्या ने कहा, प्यार? कौन सा प्यार? तुम्हें प्यार की नहीं, एक साइकियाट्रिस्ट की जरूरत है। बात बात पर पॉसेसिव हो जाना, मुझ पर हर वक्त नजर रखवाना, तुम इसे प्यार कहते हो? तुम्हें क्या लगा मुझे पता नहीं चलेगा कि तुम किस तरह एक आदमी के द्वारा मुझ पर नजर रखवाते थे? मैं तो तुम्हारे सामने अनजान बनने का नाटक कर रही थी, सब बर्दाश्त कर रही थी, सिर्फ उन पैसों के लिए जो तुम मुझ पर खर्च करते थे। मगर आज मुझे किसी से कुछ भी मांगने की जरूरत नहीं पड़ेगी। इतना सब कह देने के बाद अनन्या वहां से चली जाती है। आकाश अंदर तक टूट चुका था। अपने चेहरे पर गुस्सा और मन में नफरत की भावना लिए आकाश घर के अंदर बढ़ा। आकाश का गुस्सा देखकर विजय ने कहा, देख लिया तुमने उसका प्यार? बड़ा बोलती थी ना, मैं तुम्हारे लिए यह कर दूंगी, वो कर दूंगी। दिख गया ना उसका सच, उतर गया ना तुम पर यह आशिकी का भूत। अब यह सब छोड़कर मेरे साथ बिजनेस में हाथ बटाओ, थोड़े कमाने लायक बन जाओ। आखिर कब तक तुम मेरे पैसों पर ऐश करते रहोगे? आकाश ने कहा, आपसे यह उम्मीद नहीं थी डैड, बहुत गलत किया आपने। बात रही बिजनेस करने की, नहीं करना है मुझे कोई बिजनेस। ये मेरी जिंदगी है और इस पर सिर्फ मेरा हक है, और जितना हक आपको अपने कमाए हुए पैसों पर है, उससे कहीं ज्यादा हक मेरा है, और वो हक आप मुझसे नहीं छीन सकते। इतना कहकर आकाश ऊपर अपने कमरे में चला गया। बाप बेटे का रिश्ता अब और भी खराब होता जा रहा था। आकाश की आवारागर्दी अब पहले से भी ज्यादा बढ़ गई थी। साथ ही आकाश ने अनन्या से बदला लेने के लिए उसे परेशान करना शुरू कर दिया। मगर हद तो तब हो गई जब अनन्या ने आकाश पर हैरेसमेंट का केस कर दिया। बात अब आग की तरह फैल गई थी और सारी बदनामी विजय गुप्ता को और उनकी कंपनी को झेलना पड़ गया था, जिससे उनको कंपनी में काफी लॉस हो गया। आखिरकार अपने बेटे की करतूत से तंग आकर विजय ने अपने बेटे आकाश को जायदाद से बेदखल कर दिया। आकाश का अब सब कुछ छीन चुका था। उसका पहला प्यार अनन्या और प्रॉपर्टी का हिस्सा। आकाश से यह बर्दाश्त नहीं हुआ और एक रात आकाश ने अपने कमरे में फांसी से लटककर अपनी जान दे दी। उसकी मौत के बाद घर में मातम छा गया, मगर उसकी मौत के 1 महीने बाद घर में अजीब चीजें होना शुरू हो गई। हर रात विजय को अपने सपने में अपने बेटे की लाश फांसी से लटकती हुई दिखाई देती थी। विजय अब डिप्रेशन में चला गया था। घर में एक अजीब सी मनहूसियत छा गई थी, लेकिन साथ ही विजय की पत्नी सुधा की तबीयत अचानक दिन ब दिन बिगड़ने लगी। सुधा की तबीयत इतनी बिगड़ चुकी थी कि उसने अस्पताल में ही अपना दम तोड़ दिया। इस 1 महीने में इतना सब हो जाने के बाद विजय एक पंडित को अपने घर लेकर आया।
घर में प्रवेश करते ही उस पंडित ने विजय से कहा, तुम्हारे बेटे की आत्मा तुमसे बदला लेना चाहती है। बेहतर होगा तुम इस घर को छोड़कर कहीं और बस जाओ, वरना अगली मौत की खबर तुम्हारी होगी। पंडित जी की यह बात सुनकर विजय के होश उड़ गए। उसने कुछ ही हफ्तों में यह मकान वैसे का वैसा ही छोड़ दिया। लेकिन दूसरे शहर में बसने के बाद भी विजय को वो डरावने सपने आना बंद नहीं हुए थे। अब हर रात विजय के लिए खौफनाक बनती जा रही थी। कई बार तो उसे ऐसा लगता था जैसे आकाश विजय का गला दबाने की कोशिश कर रहा हो। विजय एक बार फिर उस पंडित जी के पास गया और अपनी परेशानी का हल पूछने लगा। पंडित जी ने विजय की गंभीर हालत को देखते हुए कहा, उस घर में आकाश की जितनी भी निशानियां बची हैं, जैसे कि उसके कपड़े और सामान, उन सभी को जला दो। फिर वो तुम्हें परेशान नहीं कर पाएगा, क्योंकि जैसे जैसे उसकी निशानियां जलती जाएंगी वैसे ही उसका वजूद भी उस घर में पूरे तरीके से खत्म हो जाएगा और ना ही तुम्हारे सपनों में आकर तुम्हें परेशान कर पाएगा। लेकिन यह सब करना इतना आसान नहीं होगा, क्योंकि तुम जैसे ही उस घर के अंदर प्रवेश करोगे वो तुम पर किसी न किसी तरीके से हमला करेगा। विजय ने कहा, तो मैं ऐसा क्या करूं जिससे उसका ध्यान मुझसे हट जाए? पंडित जी बोले, एक तरीका है, तुम्हें किसी एक व्यक्ति को वो घर सौंपना होगा। जितनी देर वो व्यक्ति उस घर में रहेगा या रहेगी तो आकाश का ध्यान शायद तुम पर से हटकर उस व्यक्ति पर चला जाएगा। लेकिन कुछ भी ऐसा करने से पहले मुझे खुद उस घर में जाकर वहां पूजा करानी होगी, और पूजा कराते ही मैं ऊपरी मंजिल का दरवाजा बाहर से बंद कर दूंगा। तब तुम यह घर किसी को भी सौंप देना। विजय पंडित जी की बात अच्छी तरह समझ चुका था। उस घर में अपने बेटे की आत्मा की शांति की पूजा करवाने के बाद ऊपरी मंजिल का दरवाजा बंद करा दिया। मगर कई साल बीत गए। विजय को आज भी हर रात अपने बेटे का वो भयानक चेहरा दिखता रहता था। तभी विजय ने एक एप्लीकेशन पर उस मकान की कुछ तस्वीरें डाल दी और उसे सस्ते किराए पर चढ़ा दिया, और देखते ही देखते बरखा इन सब का शिकार हो गई। सब कुछ जान लेने के बाद सिमरन ने कहा, आपने अपनी परेशानी को मिटाने के लिए एक मासूम लड़की की बलि चढ़ा दी, एक ऐसे घर में रहने के लिए भेज दिया जहां उस दरिंदे की आत्मा भटकती है। यह सब करते हुए आपको जरा सी भी शर्म नहीं आई? विजय ने कहा, डरने की बात नहीं है, क्योंकि ऊपरी मंजिल का दरवाजा मैंने अच्छी तरह से बंद करा दिया है। जब तक वो दरवाजा बंद रहेगा वो बरखा को कोई चोट नहीं पहुंचा पाएगा। सिमरन ने कहा, लेकिन आकाश ने बड़ी ही चालाकी से बरखा से वो दरवाजा खुलवा दिया। अब वो उसकी जान के पीछे पड़ा है। बरखा जिस आकाश पर इतना भरोसा कर रही है, उसे नहीं पता वो आकाश 10 साल पहले ही मर चुका था। मुझे कैसे भी करके बरखा को बचाना होगा, उसे उस श्रापित घर से आजाद कराना होगा, और आपको मेरी इसमें मदद करनी पड़ेगी। विजय के पास अब और कोई चारा नहीं था। उसे न चाहते हुए भी सिमरन की मदद करनी थी, क्योंकि वो जान गया था अगर उसने सिमरन की मदद नहीं की तो सिमरन गुस्से में आकर विजय पर केस फाइल कर सकती है। रात के 10 बजे सिमरन और विजय गुप्ता उस सुनसान इलाके में तैयारी के साथ पहुंच जाते हैं। रात के अंधेरे में वो मकान काफी वीरान और डरावना लग रहा था। उस पूरे इलाके में भी एक अजीब सा सन्नाटा छाया हुआ था। विजय और सिमरन गाड़ी में बैठे उस वीरान मकान को देख रहे थे। सिमरन ने कहा, हमें आज की रात जैसे तैसे करके बरखा को यहां से निकालकर इस घर को जला देना होगा, और आपको मेरी इसमें मदद करनी पड़ेगी। विजय ने कहा, ठीक है, पर इसमें जान का खतरा भी हो सकता है। सिमरन बोली, चाहे कुछ भी हो जाए, मैं बरखा को यहां से निकाल कर ही रहूंगी। सिमरन अपने वादे पर कायम थी। गाड़ी से बाहर निकलते हुए दोनों दरवाजे के पास जाकर डोरबेल बजाते हैं, पर डोरबेल के बजते ही दरवाजा अपने आप धीरे से खुलने लगता है। सिमरन और विजय दोनों हैरानी से एक दूसरे की तरफ देखने लगते हैं। घर के अंदर पूरा अंधेरा छाया हुआ था। विजय ने कहा, देखो, मुझे यहां कुछ ठीक नहीं लग रहा। ऐसा लग रहा है जैसे यहां बहुत कुछ बुरा होने वाला है। तभी सिमरन विजय को चुप कराते हुए धीमी आवाज में कहती है, जरा 2 मिनट चुप रहिए, आपने वो आवाज सुनी? विजय ने कहा, कौन सी आवाज? तभी अचानक किसी के हंसने की आवाज दोबारा से आने लगती है। सिमरन ने कहा, यहां कोई है? हमें अंधेरे में कुछ दिख तो नहीं रहा, पर यहां आसपास जरूर कोई है।
इतना कहते ही सिमरन के कान में कोई एकदम से फूंक मारकर चला जाता है। सिमरन पीछे पलटते हुए देखने की कोशिश करने लगती है। तभी अचानक घर में एकदम से रोशनी हो जाती है। सिमरन अपनी नजर यहां वहां दौड़ाते हुए बरखा को आवाज लगाती है। हर तरफ ढूंढने के बाद सिमरन ने विजय से कहा, बरखा कहीं नहीं मिल रही है, उसके साथ कुछ हो तो नहीं गया ना? तभी पीछे से एक आवाज आती है, मैं यहां हूं सिमरन। सिमरन और विजय दोनों पीछे पलटकर देखते हैं। सामने बरखा उसी लाल रंग की ड्रेस में खड़ी होती है और उसके माथे से खून बह रहा होता है, मगर वो बड़ी ही अजीब नजरों से उन दोनों को घूर रही होती है। बरखा को जिंदा देखकर सिमरन जैसे ही उसके पास जाने लगती है, तभी विजय उसे रोकते हुए कहता है, रुको, यह वो बरखा नहीं है जिससे मैं पहली बार मिला था, कुछ तो है इसके अंदर। तभी बरखा ने विजय की तरफ घूरते हुए भारी आवाज में कहा, आखिर पहचान ही लिया ना मुझे डैड। इतना कहते ही बरखा की आंखें पूरी तरह काली हो गई। वो भयानक आवाज में गुर्राते हुए विजय पर हमला कर देती है। सिमरन बरखा को पीछे हटाने की पूरी कोशिश करती है, मगर इस वक्त बरखा में बसी शैतान की ताकत से मुकाबला करना सिमरन के लिए नामुमकिन था। विजय ने सिमरन से कहा, तुम मेरी फिक्र छोड़ो और जो करने आई हो वो पहले करो। सिमरन ठीक वैसा ही करती है। सिमरन पेट्रोल लेकर ऊपरी मंजिल पर चली जाती है। ये देखकर बरखा बौखलाती हुई सिमरन के पीछे जाने लगती है, मगर विजय उसे कसकर वहीं पकड़ लेता है। इससे पहले कि बरखा खुद को छुड़ा पाती, तभी विजय ने उसकी तरफ हाथ जोड़ते हुए कहा, बेटा, बरखा की जान बख्श दे। मुझसे जो भी गलतियां हुई हैं मुझे उसकी सजा दे दे, मगर बरखा को बख्श दे। बरखा ने भारी आवाज में कहा, तूने मुझसे सब कुछ छीन लिया, मेरा प्यार, मेरा हिस्सा, मेरा सब कुछ, और अब मुझसे माफी मांग रहा है। बरखा मेरे साथ जाएगी। मैं अनन्या को नहीं पा सका तो क्या हुआ, पर बरखा को अपने साथ ले जाकर ही रहूंगा। इतने में सिमरन ऊपरी मंजिल में जाकर हर कमरे में पेट्रोल छिड़क देती है। पेट्रोल छिड़कते ही सिमरन माचिस की तीली जलाकर नीचे जमीन पर गिरा देती है। जलती तीली के जमीन पर गिरते ही आग चारों तरफ फैल जाती है। आग के फैलते ही आकाश की कई निशानियां और उसके सामान आग की चपेट में आ जाते हैं, और तभी बरखा के शरीर से एक काला धुआं निकल जाता है। बरखा वहीं बेहोश हो जाती है। सिमरन दौड़ती हुई नीचे आ जाती है। दोनों विजय और सिमरन बरखा को सहारा देते हुए घर के बाहर ले आते हैं। आग लगने की वजह से घर में हर तरफ धुआं फैल चुका था। विजय बरखा को गाड़ी के पिछली सीट पर लेटा देता है और सिमरन को यहां से तुरंत चलने के लिए कहता है। सिमरन पिछली सीट में बरखा के पास जाकर बैठ जाती है और तीनों उस सुनसान इलाके से निकल जाते हैं। 4 साल बाद आज वो मकान एक वीरान खंडहर की तरह दिखता है। अंदर से पूरा जला और बाहर से पुराना। आज भी वो इलाका पूरा खाली है। और साथियों, ये पूरी स्टोरी हमारे साथ बरखा ने ही शेयर की है। उसके साथ ये इंसिडेंट घटा हुआ ज्यादा समय भी नहीं हुआ है। कोविड के जस्ट बाद ही उसके साथ ये घटना घटी थी। और आपको बंबई की चमचमाती हुई लग्जरी लाइफ के पीछे का ये सच भी पता चल गया होगा कि वहां पर जैसा दिखता है एक्चुअल में ऐसा होता नहीं है। लेकिन हम केवल उस माया के भ्रम जाल में फंसते हुए रह जाते हैं और कुछ ना कुछ ऐसे गलत कदम उठा लेते हैं जिसका खामियाजा हमें बाद में जाकर के भुगतना पड़ता है। भाई, मैं तो कहूंगा कि हमारे जो गांव वाली लाइफ है ना, वो बड़ी ही बढ़िया है। हमें बढ़िया स्वच्छ हवा मिल जाती है, अच्छा खान पान मिल जाता है, बढ़िया भैंस और गायों से मिलने वाला ओरिजिनल दही और दूध मिल जाता है। हाँ, हम मानते हैं कि हम यहाँ पर पिज्जा, बर्गर और भी जो नई नई डिश होती है वो ट्राई नहीं कर सकते। हम यहाँ पर ऐसी की हवा नहीं खा सकते। महानगरों की तरह वो बड़े बड़े होटलों का आनंद नहीं उठा सकते। लेकिन सच कहें तो गांव के खेत में बने एक पेड़ की छांव में एक खटिया पर डालकर जो सोते हैं और फिर वहीं पर पड़े पड़े जो आपको स्टोरी सुनाते हैं ना, उसी में हमें जीवन का सबसे बड़ा सुख मिल जाता है। चलिए आप बताइए कि आपको किस चीज में सबसे ज्यादा सुख मिलता है। हमें आपके जवाब का पूरा इंतजार रहेगा। तो चलिए अब अपने कुछ दोस्तों के नाम लेते हैं। अमित देव, ईशा गोस्वामी, हरिकेश फरीदाबाद, अभिमन्यु यूपी, शिवम तिवारी, पुष्पा राणा नागपुर, आशीष कुमार, संजीत कुमार यूपी, शशि सिंह मुंबई,
गीता गुरु नेपाल, संजय कुमार करनाल, आशा सैनी रोहतक, सुनील कुमार पांचाल पंजाब। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद, मिलता हूं एक नई हॉरर घटना के साथ।